जिसने ये आज की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की और इसको अशफाक साहब के नाम पे डेडिकेट किया। अशफाक साहब से मेरी मुलाकात 2004-05 में हुई थी, जब मैं बिल्कुल नया सोशल वर्क में आया था, छोटी मोटी चीज़ें करता था। और उनके साथ मैं दिल्ली भी गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी एक हाउसिंग राइट्स पे, उसमें उनके साथ जाने का मौका भी मिला और उनके साथ बहुत सा काम किया। जीवन कुमार साहब से मिलते थे, हम पुराने शहर में थे, अशफाक साहब से मिलते थे, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखते थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी हमको एक रास्ता बताता है कि हम कैसे खुसूसन मूसी के आसपास में जो लोगों के मसाइल उस पर काम करें। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है कोऑर्डिनेंस सच बात करने के लिए, उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पुलिसिंग जो है उसके जो तरीक़ेकार है उस पर बात करना चाहूँगा। जैसे संजीव अभी हमें रिपोर्ट बता रहे थे एचआरएफ की, तो आप देखेंगे जितने केसेस उन्होंने रेफ़र किए हैं रिपोर्ट में, उसमें आपको कोई केस ऐसा नहीं मिलेगा कि पुलिस ने किसी पैसे वाले पर टॉर्चर किया है। कोई ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा कि इनकाउंटर में कोई पैसे वाला मारा गया, कोई एमएलए का बेटा मारा गया, कोई एमएलए मारा गया, या कोई बड़े बिजनेसमैन के लोग के। कस्टोडियल टॉर्चर जो होता है वो भी एक सिलेक्टेड ग्रुप्स पे होता है। और इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। गवर्नमेंट्स अपॉइंटेड कमिटीज आर देयर, नेशनल पुलिस कमीशन वाज अपॉइंटेड, कि पुलिस के जो इश्यूज़ हैं हिंदुस्तान में उसको स्टडी करें और रिकमेंडेशन देके कैसे हम पुलिस में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। क्योंकि जो पुलिस आज भी गवर्न करती है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कानून लाया गया था उसी को गवर्न करता है पुलिस को। नेशनल पुलिस कमीशन ने बहुत से रिपोर्ट्स दिए हैं, बहुत से रिकमेंडेशन दिए हैं। उसके बाद रेगुलर कमीशन कमेटी अपॉइंट किया गया, पद्मनाभैया कमेटी अपॉइंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए गए, ये बोलते हुए कि ये जो मसाइल है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो होता है पुलिस के ज़रिए से, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे लोगों को इंसाफ दिला जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से गाइडलाइंस इशू किए हैं। लेकिन हम लार्जली अगर देखते हैं तो ये गाइडलाइंस, ये रिकमेंडेशन जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी के जो काम है उसको कैसे सुधारें, उस पर ज़्यादा फोकस रहा, ना कि पुलिस की जो मिजाज, जो मेंटेलिटी है उस पर कोई काम हुआ। और पुलिस का आज भी ये समझना कि अगर पुराना शहर हैदराबाद का इलाका है तो पोटेंशियली वहाँ पे कोई टेररिस्ट हो सकता, और कोई ट्राइबल इलाका है तो पोटेंशियली वहाँ पे कोई लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट का वर्ड वो लोग इस्तेमाल करते हो सकता है। तो ये जो ट्रेनिंग पुलिस की होती है, ये बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यही चीज़ों पे होती है कि अगर कोई मुसलमान होगा तो वो टेररिस्ट हो सकता है, कोई ट्राइबल होगा तो वो नक्सलाइट हो सकता है, या फिर दूसरे कोई गरीब लोग होंगे तो वो पोटेंशियल क्रिमिनल्स हो सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव लेके जब पुलिस आती है, और इस पे ये पर्सपेक्टिव को बदलने पे काम नहीं होता है। और ज़्यादातर जो काम होता है कि टेन्योर कितना होगा डीजीपी का, इनके प्रमोशंस कैसे होंगे, इनके ट्रांसफ़र्स कैसे होंगे, बहुत होगा कि हम एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बना देंगे जहाँ पे लोगों के अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं तो लोग वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, और वो शिकायत दर्ज करने के बाद कितने लोगों को इंसाफ मिलता है उस पर भी कोई बात नहीं होती। तो ये सारे सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो पुलिस रिफॉर्म्स का काम इसी पे हुआ है। और दूसरा जो एक एस्पेक्ट है पुलिस रिफॉर्म का जो पिछले 10 साल में हुआ है, वो पुलिस फोर्स को नई जो टेक्नोलॉजी है, नए इक्विपमेंट्स है, उससे लेस करने का, उसको अडॉप्ट करने का काम हुआ है। और हमने तेलंगाना में देखा है कि बीआरएस गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी पुलिस को दी गई, ऐसे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, ऐसे चीज़ें जिसमें सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का एक है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन है, लोगों को रोक के उनके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करना, ये एक है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रिकॉर्ड्स कीपिंग सिस्टम है उसको डिजिटाइज़ किया गया सारा, ताकि अगर एक केस कहीं पे होता है छोटा सा, उसको हर जगह पे ट्रेस किया जाए। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है कि लोगों की प्रोफाइलिंग हो और जिनके ऊपर केसेस बुक होते हैं उनको कहीं पे भी हम पकड़ सकें। और इसको भी जब हम देखते हैं तो ये जो प्रोफाइलिंग का प्रोग्राम है लार्जली ये होता है ये गरीब लोगों के साथ। कोई पैसे वाले के ऊपर कोई ऐसे केसेस होते नहीं हैं, होते भी होंगे तो उनका डिजिटाइज नहीं होता, डिजिटाइज होता भी होगा तो डिलीट हो जाता है रिकॉर्ड से। तो ये सारा जो रिफॉर्म्स हुआ है ये टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंटल హిందీ అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ, పర్వాలేదు కదా. అంటే అదే నా స్పీడ్గా పోతున్నా, నేను కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకుంటున్నా, షార్ట్ ఫామ్లో కొన్ని మాటలు చెప్పాలని అవసరం లేదు కదా, నా అందరూ హైదరాబాద్లో కాబట్టి అందరికి వస్తుంది. ఓకే ప్లీజ్. थैंक यू। तो ये दो एस्पेक्ट पे काम हुआ है। और जब हम देखते हैं कि
जितने केसेस अभी जैसे संजीव ने भी कहा है कि कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है तो कोई दलित औरत का हुआ है, दलित आदमी का हुआ है, कोई वर्किंग क्लास आदमी का हुआ है, और अगर कोई टेरर केसेस में अगर बुक किया गया है तो लार्जली हैदराबाद और पुराने शहर के मुसलमान बच्चों को किया गया है, जिस पे HRF का बहुत काम हुआ है। जीवन कुमार साहब घर घर जाके फैक्ट फाइंडिंग करते थे, लोगों से बात करते थे। तो गरीब लोग, मुसलमान, दलित, ट्राइबल्स, ये लोग टारगेट होते हैं। तो कॉर्डन एंड सर्च, तेलंगाना पुलिस ने सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, सारे सिस्टम्स को डिजिटाइज कर लिए, और इसके बावजूद जब शहर में कोई क्राइम होता है, कहीं पे 1-2 मर्डर हो जाए रोड पे, कहीं पे चोरी हो जाए और पेपरों में, अखबारात में न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो पुलिस को पता चलता है कि अब क्राइम हुआ है। और जो हमारा जो हाईटेक सिटी है, जो हैदराबाद सिटी है, जो डेवलप है बहुत, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो अमेरिका से दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे सेटअप किए हैं, तो उनको कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे? वी आर वर्किंग ऑन द फील्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, तो हमको बताना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। तो जब हम क्या करेंगे? तो क्लूलेस टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे क्राइम हो रहा है। तब निकलते हैं ये फील्ड में कोऑर्डिनेंस सर्च करने के लिए, और ये भी करते हैं सेलेक्टेड एरियाज़ में। कोऑर्डिनेंस सर्च जो है ये लार्जली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आर्मी बॉर्डर एरियाज़ में करती है। जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जहाँ पे अगर आर्मी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कोई टेररिस्ट है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो उस घर को तोड़ के अंदर जाने के लिए पुलिस फोर्स का एक टीम होता है 100-200 का, उसको लेके कॉर्डन ऑफ करते हैं उस एरिया को, और उस घर को तोड़ के अंदर दाखिल होकर उसको पकड़ते हैं या फिर उसको मार देते हैं। इसको हैदराबाद पुराने शहर में शुरू किया गया था आज से 12 साल पहले। एक IPS ऑफिसर थे सत्यनारायण, जब DCP थे साउथ जोन में, तो एक इंसिडेंट हुआ था कि रात को लड़के खेलते हुए किसी ने किसी को मारा, तो वो स्पॉट पे डाइड हो गया था लड़का एक। उस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्टडी की, तो उनको पता चला कि लोग रातों को घर के बाहर बैठते हैं यंगस्टर्स और बातचीत करते हैं, और बातचीत करने में झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को मारते हैं, जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है। तो ये परसेप्शन के लोग रात को जो बैठते हैं वो झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करेंगे तो उसमें से किसी की जान जाएगी, तो लोगों को रात में घर में बैठने ना दीजिए। और पुराने शहर के गलियों में कहीं पे किसी बस्ती में, कोई स्लम में कोई आके छुपा होगा, उसको कंट्रोल करना है, उसको सर्च करना है, तो हमको कोऑर्डिनेंस करना पड़ेगा। ऐसे 35-40 कोऑर्डिनेंस सर्च इन्होंने 2 साल में किए हैं स्लम्स में, और हम देखते हैं इसमें भी एक पैटर्न है। टोली चौकी के कुछ इलाकों में जब कोऑर्डिनेंस सर्च होता है तो क्योंकि पॉश कॉलोनी है तो वहाँ पे पुलिस जाती है, मार्च करती है, कुछ घरों को थोड़ा सा सर्च करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, चली जाती है। पुराने शहर के कुछ इलाकों में जब जाती है जहाँ पे थोड़ा सा कॉलोनी है, मिक्स है, स्लम है, और वो, तो स्लम्स में घरों पे, हर घर पे नॉक करके लोगों को बाहर बुलाया जाता है, सबके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं कि आप बताइए अपना आधार कार्ड दीजिए, और उनके डेटाबेस में डाल दिए जाते हैं। बोला यह जा रहा है कि हम सिर्फ ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट, कोई एक्सट्रीमिस्ट, कोई टेररिस्ट ना हो। ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट का, इसलिए कि रिसेंटली कमिश्नर पुलिस ने जो अपने काउंटर फाइल किया है हमारे केस में कोऑर्डिनेंस सर्च के खिलाफ, उन्होंने इसमें कोट किया है कि पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शहर में कोई एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट कोई बस्ती में रह रहा है, तो उसको हमको पकड़ने के लिए सर्च करना पड़ता है, और पुलिस जो है ना एक्स्ट्रा हावर्स काम कर रही है ये लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो ये सर्चेस किए जाते हैं। दूसरे, जब स्लम्स एरिया में जाते हैं तो लोगों के घरों में जाते हैं, और बिलाल भाई यहाँ पे नहीं है, मैं बिलाल भाई चंद्रया हट्स एक बार विजिट किए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए कि जहाँ पे कोऑर्डिनेंस सर्च हो रहा है, तो जो हट्स हैं, जो बस्तियाँ हैं, जो झोपड़ियाँ हैं, उसमें घर में जा के लोगों के सामान को चेक किया, लोगों के कपड़ों को चेक किया, यानी एक एक चीज़ चेक किया गया बिना कोई वारंट के। तो इसमें एक क्लास वाला इशू भी है कि आप बड़े बड़े कॉलोनीज़ में जाएंगे तो लोगों को सिर्फ बात करते हुए चले जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो होंगे वहाँ पे जाके आप लोगों के घरों में जाएंगे बिना कोई वारंट, और लोगों को बोलेंगे कि आप अपना सामान बताओ। और जब हमने पूछा कमिश्नर पुलिस से कि आप किस कानून के तहत आपको ये राइट्स है लोगों के घरों में जाने का, तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 94 और 100 ऑफ CRPC, सेक्शन 94 और 100 CRPC पुलिस को पावर्स देता है सर्च करने के ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है कि ये 2 या 3 घर हैं जहाँ पे चोरी का सामान कुछ है, यानी किसी ने कोई चोरी किया, या कोई फेक करेंसी है, या फेक डॉक्यूमेंट्स है, किसी ने स्टोर किया है, उस घर के नाम पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगी वारंट इशू करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाई होता है तो ही विल इशू वारंट कि आप वो घर में जाके सर्च करेंगे। लेकिन ये केस में 200 घर या 250 घर को
एक टाइम पे कॉर्डन ऑफ करके सारे घरों को सर्च किया जाता है। क्या पुलिस के पास पावर्स है कि मास सर्चेस कर सकती है अंडर सेक्शन 94 एंड 100 CRPC? नहीं, ये कम्प्लीटली इलीगल है। और कमिश्नर पुलिस बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। और पुलिस का जो माइंडसेट है कि किस तरीके से लोगों से, गरीब लोगों से डील करते हैं, ये तो जो सेफगार्ड्स हमको दिए गए हैं जो CRPC में, जैसे पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी अरेस्ट किए आदमी को अपने साथ नहीं रख सकती, उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये क्यों दिया गया? ये इसीलिए दिया गया कि सिस्टम नोस के पुलिस अगर ज़्यादा वक्त किसी को रखेगी तो टॉर्चर करेगी, कन्फेशन करवाने के लिए मारपीट करेगी। तो ये प्रोविज़न हमको दिया गया। यही बताता है कि पुलिस कितनी वायलेंट है, वायलेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्लास। वैसे ही जहाँ तक लोग प्रिजन में होते हैं, जेलों में जो लोग होते हैं, उनके भी सेफगार्ड्स के लिए बताया गया। देयर इज़ अ प्रोविजन के 14 डेज से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रखेंगे। हर 14 दिन में आपको आपके कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा कि जो अरेस्ट किया हुआ आदमी है वो सेफ़ है, उसके साथ टॉर्चर नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ ए सिस्टम जहाँ पे वायलेंस और परसेप्शन ये है कि गरीब लोग, दलित, मुस्लिम, आदिवासी क्रिमिनल्स हैं, पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं। अगर शहर में कोई क्राइम होगा तो यही लोग करेंगे। अगर कोई टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट आके अगर शहर में रह रहा है तो ये इन्हीं इलाकों में रहेगा। पुराने शहर के कुछ इलाके होंगे जो स्लम्स होंगे वहाँ पे। तो इसको हमने चैलेंज किया है तेलंगाना हाई कोर्ट में। 2 साल का वक्त लगा है इसको डॉक्यूमेंट किया। कोऑर्डिनेंस सर्च के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें जिसको मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। मिशन चबूतरा के नाम पे पुराने शहर के इलाकों में आमतौर पे पुलिस जो रात को यंगस्टर्स घर के बाहर बैठते हैं और गरीब लोग जिनके घर में जगह नहीं होती है बैठने के लिए, जिनके घर में फ़ैन नहीं होते, AC नहीं होते, तो रात को जब काम से आते हैं, खाना खाने के बाद बाहर आके बैठ के बातचीत करते हैं लोगों से, एक दूसरे से, दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बस्ती के लोगों से बैठ के बातचीत करते हैं। उनको रात में बैठने से मना किया जाता है, उनको मारा जाता है। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ इन पब्लिक डोमेन जहाँ पे आप देखेंगे पुलिस लोगों को लाठी फेंक के मार रही है, गाली गलौज कर रही है। तो ये क्या ये पुलिस के पास हक़ है? क्या पुलिस के राइट्स हैं कि इसको लोगों को बाहर बैठने से रोका जा सकता है? नहीं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। दूसरा, पिछले 3 साल में जो शुरू हुआ है वो है PT केसेस बुक करना लोगों के ऊपर। लार्जली जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या गरीब लोग होते हैं, इनके ऊपर रात को 11 बजे के बाद अगर वो अपनी ठेलाबंदी नहीं उठाता है तो उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं, उनके ऊपर केस बुक हो जाता है। उनको PT केसेस का जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहा था कि PT केसेस बुक करते हैं। छोटे ऐसे क्राइम जिसका IPC से कोई कनेक्शन नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें जिसको आमतौर पे पुलिस PT केसेस बुक करके पहले छोड़ देती थी 50 रुपया 100 रुपया चालान लेके। अभी उसको डिजिटाइज़ किया गया है और लोगों को चालान पे करने पे फोर्स किया जा रहा है। और देयर आर लॉट ऑफ केसेस जिसमें किसी ने अगर वायलेट किया है, 3 केसेस उसके ऊपर हो गए हैं, मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जा रहा है बिना कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो किए। मजिस्ट्रेट उनको पनिशमेंट के तौर पे रिमांड कर रहा है, उनको प्रिजन भेज रहा है, 3 दिन का पनिशमेंट, 10 दिन का पनिशमेंट, 1 महीने का पनिशमेंट। उनको मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को डिफेंड करें। और जिन लोगों ने डिफेंड करने की कोशिश की है उनको अपने साथ लॉयर रखना पड़ रहा है मामूली सी केस के लिए, और 2-2 साल तक वो केसेस ट्रायल में चल रहे हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स आए हैं पुलिसिंग में अच्छाई के नाम पे, ये गरीब लोगों के ख़िलाफ़ है, गरीब लोगों को टारगेट करने के ख़िलाफ़ है, बराबर है। और ज़्यादातर ये जो प्रोफाइलिंग हो रही है इसमें लोगों को डे टू डे चीज़ों में मसाइल हो रहे हैं। कोऑर्डिनेंस सर्च के टाइम पे लोगों की डिटेल्स इकट्ठा की जाती है, मिशन चबूतरा के टाइम पे लोगों की डिटेल्स इकट्ठा करके उनके सॉफ्टवेयर में ऐड की जाती है, PT केसेस के नाम पे डिटेल्स ऐड करके उनको स्टोर किया जाता है। और जब लोग कोई जॉब के लिए NOC मांगते हैं तो पुलिस बोलती है नहीं, आपके ऊपर 8 केसेस हैं तो हम आपको NOC नहीं देंगे। अगर किसी का पासपोर्ट है, इंक्वायरी होगी तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होते हैं कि पासपोर्ट इशू नहीं हो रहा है। लोगों को डिटेन किया जा रहा है रोडों पे, रात को 2 बजे रात को कोई फंक्शन से आ रहा है या जॉब से आ रहा है तो उसके बायोमेट्रिक उनके ऐप में कनेक्ट करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि हाँ ये लड़का है, इसके ऊपर 5 केसेस है, तो आप प्रूफ करिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप मुझे रोक रहे हैं, तो आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने क्यों रोका है। तो ये सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसमें मसाइल बहुत हैं। कोऑर्डिनेंस सर्च उसका एक छोटा सा हिस्सा है, हमको इसको बार बार बात करने की ज़रूरत है। हमने कुछ केसेस को कोर्ट में चैलेंज किया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने की और चैलेंज करने की ज़रूरत है। सोसाइटी ने इसको बहुत नॉर्मल समझा है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं।
ये सारे चीज़ें लोगों को अंदरूनी टारगेट कर रही है, इंडिविजुअल्स को। लेकिन जब ज़्यादा वक्त हो जाएगा तो पता चलेगा कि हमको कितना प्रॉब्लम इससे होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका मुझे देने के लिए। थैंक यू।